जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं संख्या पद्धति के सवाल, जिसको अपन बहुत आसानी से सीखेंगे। मेरे फौजी भाइयों, अपन को फौज में होना है। किसमें होना है? फौज में। तो आपके सामने क्या रहे? प्रश्न रहे। क्या रहे? ये रहे आपके सामने प्रश्न। जो आपने कल सीखा था उसी के आधार पर प्रश्न है, जो कि पेपरों में पूछे गए हैं। जो आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क के पेपर में सिर्फ पूछे गए, वही क्वेश्चन इसको मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में। अगर आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। क्यों ना बैठ थककर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो पहला सवाल आपके सामने रहा कि संख्या कितना है? 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। मैंने कल ही आपको ये प्रश्न कराया था। बिल्कुल आप कहोगे हाँ बिल्कुल भैया, मैंने कहा सिर्फ 7 की बात कर रहा है, इसमें कहीं दिख रहा 7? तुमने कहा भैया इधर 7 दिख रहा। मैंने कहा इसको ऐसे कर लो, 7 लिख लो। इसके पीछे जितने अंक दिख रहा उतने जीरो। आपने कभी एक अंक दिख रहा तो मैंने कहा 1 जीरो लिख लो। अब मैंने कहा जातीय मान वो ही रहे तो बदलता नहीं। बात किसकी हो रही है? अंतर की। अंतर मतलब होता है घटाना। तो 7 को तुम इसमें घटा दो, कितने बचेंगे? 63। लीजिए आंसर आ गया। कुछ टाइम लगा? नहीं, चुटकियों में हो गया ना। तो ऐसे करना होता, उड़ाना है। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, शून्य है। उसने पूछा शून्य है। हमने कहा ठीक है, शून्य क्या? उसने कहा प्राकृत संख्या। हमने कहा नहीं, प्राकृत संख्या तो 1 से अनंत तक स्टार्ट होती है। फिर कहा पूर्ण संख्या। हाँ, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसीलिए अपना आंसर क्या होगा? पूर्ण संख्या। देखो, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि अपन 0 को अगर किसी भी संख्या में जोड़ें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या में से अपन 0 घटा दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ना वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना धनात्मक पूर्णांक होता है। शून्य सिर्फ होता है पूर्ण संख्या। तो इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। मैंने कल ही आपको बताया था कि अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से नहीं कटे। भाई सब रूट जाए, वो किसी से नहीं कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर 11, 13, 17, 19 और 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो ऐसे ही आप बढ़ते चले और याद कर लें। ठीक है, तो क्या होगा अपना आंसर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। क्या होगी? 2। अब चौथा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी अपन को 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से अपन को बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से ना कटे। कहने का मतलब जो संख्या स्वयं से और 1 से कटती है वही संख्या अभाज्य होती है। भाज्य का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे। तो सबसे पहले अपन 161 को देखते हैं। अब 161 को अपन देखते हैं तो पहले अपन ने देखा ये संख्या 2 से कट रही, नहीं कट रही। इनके अंकों को जोड़ेंगे। अभी मैं आपको इसके नियम नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं एक दिन आपको इसके क्या लिखवा दूंगा? नियम लिखवा दूंगा। काटने क्या लिखवा दूंगा? नियम। फिर जिसके भी इतनी जो काटने वाला प्रश्न आ गया तो आपको पूरे वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको काटने वाले नियम समझा दूंगा। ठीक है, आप इस सवाल को अच्छे से समझ लें, मैं आपको लिखवा दूंगा, पर बहुत अच्छे से आप इन सवालों को करना सीख जाएंगे। देखो, इसके इकाई के स्थान पर 2 नहीं है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने तीसरा नियम 3 का नियम देखा कि 3 का नियम कहता है कि उसके अंकों का योग। तो 1 और 6 7, 7 और 1 8। तो 3 का भाग 8 में आता नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगी। फिर ना ये किससे कटेगी? 5 से भी नहीं कटेगी। फिर 7 से काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, 2 बचे 7, 21, तो ये कट गई। इसको छोड़ो। अब इसको देख रहे हैं ना, 2 से कट रही, ना 3 से कट रही, ना 5 से कट रही, ना 7 से कट rही। फिर 7 से नहीं कट रही, फिर 11 से कट रही, 11 नहीं कट रही, 11 से भी नहीं कट रही, 13 से, 13 एकम 13 और 13 7 91, तो 13 से कट गई। अब आता है इसका नंबर। इसको अपन देखो 2 से नहीं कट रही, ना 3 से कट रही, ना 5 से कट रही, ना 7 से काटेंगे। 7 पाना 35, 7 से भी गई। 11 से काटा, 11 3 23, 11 से भी नहीं कटी। अब आता है नंबर 13, 13 दूनी 26 बचे 11, तो ये भी नहीं कटी। फिर आता है नंबर कितने का? 17, 17 दूनी 34 बचे 3, तो 17 से भी नहीं कटी। अब आता है 19 से, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 18, तो 19 से भी नहीं कट रही। अब 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 23 से कम 23, तो बचेंगे कितने? अब 23 घटाओगे तो बचेंगे कितने मेरे भाइयों? आप कहोगे कितने बचेंगे? 14। कितने बचेंगे? 14। फिर 23 से कम 23, 46, 33, 35, 45, 23 से भी नहीं कट रहा है। फिर किससे काटेंगे? 27 से। 27 तो 23 के बाद काटेंगे अपने से 29 से। 29 से कम 29,
29 दूनी 58 87, ये संख्या फिर किससे कट रही है? तो शायद ये आवाज़ जो हो सकती है। फिर इसको और ट्राई कर, ये दो विकल्प बचे हैं अपन, इसको ट्राई करें। अगर ये कट गई तो फिर ये अपनी आवाज़ जो जाएगी। इसको काट के देना, 2 से कटेगी ना, 3 से कटेगी ना, 5 से कटेगी, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगी। अब कट 11 से 11 30, 33 11 से भी नहीं कटेगी। अब कटेंगे अपन इसे 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 39, बचे 4, तो ये 13 से भी नहीं कट रही। अब आता है 17, 17 दूनी 34, तो 17 से भी नहीं कटे। 19 दूनी 38 और 19 थी 57, तो ये कट गई। सिर्फ एक संख्या जो है जो किसी से भी नहीं कट रही है, तो ये अपनी आवाज़ है 373। बहुत अच्छे से आप समझिए मेरे फौजी भाइयों, अगर अपन को फौज में तो होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। अब आपके सामने रहे प्रश्न जो भी अपन ने 4 कर लिए। अब 4 से आगे के प्रश्न कैसे, देखो इसमें पहला सवाल आपके सामने रहा कि 0 और 100 के बीच में कुल आभाज्य संख्याएं कितनी हैं? आभाज्य संख्या है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कितनी होती, 25। तो इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, कितने लगा सकते हो? 25। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो सकता? 25। अब आपके सामने दूसरा 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? कल ही हमने सीखा था, देखो ये अंडर रूट से बाहर आ सकती नहीं, तो ये अपरमेय है, ये आंसर नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, पाई कभी क्या नहीं होती, परमेय भी। तो अपना क्या 7/5 क्या है? परमेय। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का सबसे पहले आभाज्य संख्या निकालो पहली। तो सबसे पहले आभाज्य संख्या क्या होती? 2, फिर 3, 5, फिर 7, फिर 11। ये अपनी प्रथम 5 क्या होंगी? आभाज्य होंगी। 2 3 5 7 11 आभाज्य संख्याओं का योग, आभाज्य संख्याओं का योग। तो योग क्या करना हो? इनको जोड़ना है, तो अब इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितने हो गए? 28। तो 28 तुम्हारा क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो गया मेरे भाई। तो कितना सरल, प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का, तो 2 3 5 7 11, इन सबको तीनों को 5 जोड़ दिया तो आंसर हो गया 28। अब लास्ट प्रश्न आपके सामने बचा इसका कि 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी विभाजित हो जाए? इस सवाल को एक बार पढ़ो मेरे साथ। वो कह रहा है कि 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है कि 19 का भाग हमें कितने में देना? 4131 भाग 19 से कम 19, 19 दूनी 38। अब अपन अब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। उतार लेंगे 3 का, तो 19 से कम 19। घटाएंगे तो कितने बचेंगे? आप सब कहोगे भैया घटाएंगे तो 4 14 बचेंगे। उतार लेंगे 1 का। अब तुम्हें इधर बात करनी है किसकी? अब बात आई है जोड़ने की। देखो अगर बात घटाने की कहता है कि इसमें से कितना घटाया जाए कि संख्या 19 से पूरी विभाजित हो जाए, तो जैसे हम भाग देते इसका भाग देते हम 19 सत्ते 133। कितनी बार देते? 7 बार देते। 19 सत्ते 133 क्या देते? 19 सत्ते 133। तो जो 8 बचता तो 8 को हम इसमें से घटा देते तो भाई पूर्णतः विभाजित हो जाती। लेकिन उसने कहा क्या जोड़ा जाए। जब भी जोड़ने की बात करता है तो इस संख्या में भाग कितनी बार जा रहा है? आप कहोगे भैया 7 बार भाग जा रहा है। जब भी जोड़ने की बात करें तो एक बार और अधिक बार भाग दे दो। ऐसे के भी जा रहा है कि 19 सत्ते 133, तो आप भाग दे दो 19 अट्ठे 152। कितनी बार दे दो? 19 अट्ठे 152। तो जो 152 है, तो 152 में से अगर तुम कितने घटा दोगे? 41। 141 घटाओगे तो आप कहोगे भैया कितने बचे? 11। तो अगर इस संख्या में हम कितने जोड़ दें? 11। अगर इस संख्या में 4131 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो ये संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? आप सब कहोगे भैया ये विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी किससे? किससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी ये संख्या? आपको ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी किससे? 19। अब इसको तुम 19 से काटोगे संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। कैसी कट जाएगी? पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझना इस प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। अब आपके सामने रहे प्रश्न 8 के बाद 9वां 10वां 11वां। ठीक है, तो इनको भी अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखो कैसे चुटकियों में इनको भी हल करते हैं अपन, कोई डरने वाली बात नहीं है। पहला सवाल आपके सामने लिखा 9वां कि जब 6910 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या होता है? भाइयों मेरे, गणित का एक रूल है कि सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो। जितनी आराम से अगर तुम सवाल को पढ़ोगे उतना अच्छा तुमको सवाल समझ में आएगा। सवाल कह रहा है कि जब 6910 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या होता है? अवशिष्ट का मतलब जो बचा रहता है। बचा का मतलब क्या होता है? शेष।
हमने कहा कोई दिक्कत हम कर देंगे, 81 का भाग ही तो देना मैंने, 6910। अब कई भाई कह रहे होंगे भैया हमें तो 81 का पढ़ना ही नहीं आता। तो जिसको 81 का पढ़ना नहीं आता वो टेंशन ना करे, क्या ना करें, टेंशन ना करें। वो कैसे, देखो एक अंक दुका लो, आपने कहा भैया हमने दुका लिया, देखो पहले 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर, भाग जा रहा, आप कहोगे नहीं जा रहा भैया क्यों, 81 बड़े हैं 69 छोटे हैं, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में कई भाग जाते ही नहीं है, जाएगा तो 0 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 अंक ले लेंगे, इसके 2 अंक, तो 1 अंक हमने इसका दुका लिया, वहाँ 8 का भाग दो तुम 69 में, 8 का भाग 69 में दे लो, आपके भैया 8 का भाग तो 69 में दे लेंगे, 8 अठैया 64। मैंने कहा वेरी गुड, कितनी बार गए, 8 बार। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस 8 का इसमें गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 अठैया 64। अब इसको घटा दो, अब आप घटाओगे तो 3 बचेंगे और 5 बचेंगे, उतार लोगे 0 का। आपने कहा बिल्कुल भैया इतना हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब 1 0 दबा लो और 8 का भाग 53 में दो, आप कहोगे 8 6 48, 8 6 48, 6 का गुणा कराओगे इसमें 6 एकम 6 और 8 6 48। जब आप घटाओगे तो बचेंगे 4 और 4। तो जो भी अपना अवशेष बचा वो कितना बचा मेरे भाइयों, 44। कितना बचा मेरे भाइयों, 44। तो 44 तुम्हारा क्या है, परम सत्य आंसर है। ऐसे इस सवाल को हल करना था। अगर तुमको इस सवाल में कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 10, जो कह रहा है कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर, 56 से भाग देने पर शेष 19 आता है। कितना आता है, शेष 19 आता है। यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसको देखना है किसी संख्या 56 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा, 29। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस 8 का जो शेष बचता है उसी संख्या भाग दे दो। 8 का भाग कितने में दे दो, 29 में दे दो, 8 तिया 24। तो घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो यही तुम्हारा क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको ज़्यादा हल करने की नहीं, इस चुटकियों में तुम 5 निकाल सकते हो। अगर किसी को दिक्कत है, अगर वो कहे भैया मुझे ऐसे कैसे, तो मैं उसको बेसिक पूरा बताता हूँ। बेसिक कैसा है कि जेकर किसी संख्या, तो हमने माना संख्या x, क्या माना हमने, संख्या x। अब x में भाग कितने से देना, आप कहोगे भैया 56 से देना। हमने कहा ठीक है, 56 से देते हैं तो शेष कितना बचता है, 29। कितना बचता है, 29 शेष बचता है। और मान लो भाग कितनी बार गए, 1 बार गए। कितनी बार गए, 1 बार गया, ठीक है मान लिया। तो इन दोनों का क्या होता है, गुणा। तो x बराबर इसका गुणा करेंगे 56 एकम 56, 29 को क्या करते हैं अपन, शेष फल को जोड़ देते हैं। तो जब अपन शेष को शेष फल जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 5 और 2 7 और 1 8, कितनी होगा मेरे भाइयों, 85। अब ये संख्या आ गई तो उसी संख्या पर वो 8 से भाग देना है। किससे देना है, 8 से। तो आप सभी लोग इसमें 85 भाग नहीं दे पाओगे। 8 दाम कितने होते हैं, 80। घटेंगे तो शेष कितना बचा, देखो 5। ऐसे भी देखो 5 आओ, देखो चुटकियों में 5 आ गया। तो दोनों तरीके आपके सामने, जैसे आपको उचित लगे। तो इसीलिए ये समय व्यस्त तरीका है, जिससे कि समय कम, क्योंकि परीक्षा में हमेशा समय की बहुत अहमियत होती है, समय हमको बचाना पड़ता है, ठीक है जी। सवाल को फिर से देखो एक बार कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। तो जो 29 शेष आता है तो उसी संख्या में 8 से भाग दिया है। तो इस 8 का भाग तुम डायरेक्ट 29 में दो, ना कि तुम इसमें दो। इसमें नहीं देना, जो शेष बचे उसमें देना है। तो 8 तिया 24 बचे 5, तो अपना आंसर आ गया। अब आपके सामने प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, यानी 1 से 50 तक। तो मैंने कहा था जो अंतिम संख्या लेते हैं, सूत्र क्या होता है, योग बराबर मैंने निकाला था, आपको बताया था n कोष्ट में n+1/2। और n का मान वो होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है, 50 लिखेंगे। इधर ही 50 प्लस के 1 लिखेंगे और नीचे कितना है, 2। 2 से काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो क्या होगा, 25 और 50 और 1 गुणा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51। अब गुणा कराएंगे 25 का, 25 से काम 25 हासिल 5, 25 पंचे 125, 125 अपन कितने जोड़ेंगे अपन मेरे भाइयों, 25 से गुणा करेंगे इसमें, तो 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 12 27। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1275। 1275 अपना परम सत्य आंसर है। इनका योग क्या होगा, 150 तक की संख्या होगा 1275। तो इस सवाल को ऐसे करना था, सिर्फ सूत्र में रखना है और जहाँ n है वहाँ 50 लिखना है। फिर 50 लिखा, इस n की जगह 50 लगा, प्लस का चिन्ह और 1 लिखा, नीचे 2 थे 2 लिखा। 2 से मैंने 50 को काटा, 25 बार में कट गया तो मैंने 25 लिखा। 50 और 1 जुड़ा तो इनका, इन दोनों का गुणा करा, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंचे 125 और बाद 2 27 127। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर क्या, 12वां,
जो कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है। लियो हमने कहा बहुत सरल है, सम संख्या का मैंने आपको सूत्र बताया, तो आपने कहा था n कोष्ठ में n प्लस के वन का क्या होता है, इसका सूत्र होता है सम का। तो हमें क्या करना है, n की जगह में लिखना 25, क्या लिखना है 25, और 25 प्लस के वन, तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 26, क्या हो जाएगा 25 गुणा 26। अगर तुम्हें 2 अंक का गुणा नहीं आता है तो अपन एक एक अंक का कर लेंगे। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर जीरो लगा 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 4 और 1 5, इन सबको जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे मेरे भाइयों, 0 5 650। तो 650 तुम्हारा क्या हो गया, परम सत्य आंसर आ गया। ठीक है, 25 और 26 गुणा करा लोगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 13, ये कह रहा है यदि 1 + 2 + 3 + डैश प्लस 100 बराबर x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है, कोई डर की बात, हमें जोड़ लेंगे। हमें पता है सूत्र क्या होता है इसका, योग बराबर n कोष्ठ में n + 1/2। तो तुम्हें पता है n की जगह क्या लिखनी है, 100 गुणा 100 प्लस के 1/2। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो नीचे क्या बचा, 50 गुणा जुड़ के ये कितने हुए, 101। जब तुम इसका 50 का इसमें गुणा कराओगे तो आ जाएगा 50 50। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अब आपके सामने प्रश्न है 14वां कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब मैंने वर्गों के योग का आपको सूत्र बताया था। क्या बताया था मेरे भाइयों, वर्गों के योग का सूत्र बताया, क्या बताया था, n कोष्ठ में n + 1/2n प्लस के 1/6। तो ये सूत्र था। अब इसी सूत्र में तुम्हें n की जगह कितनी दे रहा, बात कर रहा है 10। तो जहां n लिखा है वहां तुम्हें क्या लिखनी है मेरे भाइयों, 10 लिखनी है। क्या लिखनी है, 2 गुणा 10 प्लस के 1/6। देखो इस n की जगह 10, इस n की जगह 10 प्लस के 1, इसे 2, फिर n की जगह 10 प्लस के 1, तो ये 10 होंगे, जो 10 और 1 11 होंगे, और 10 दूनी 20, 20 और 1 21 होंगे बटे 6। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंचे 10, तो 11 5 55 गुणा 7, इनका गुणा करेंगे 7 पाना 35, 7 पाना 35 और 3 38। तुम्हारा 385 क्या हो गया मेरे भाइयों, परम सत्य आंसर हो गया। अगर जिसको भी इधर काटने में दिक्कत हो एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। मैंने इसको 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से काटा है 7 बेर में कटा, फिर मैं 2 से काटा है 5 बेर में कटा, ऊपर बचे थे 5 11 7, तो मैंने 11 5 55 कर लिया और 7 का गुणा और नीचे करा दिया, 7 पाना 35, 7 पाना 35 और 3 38। अब आपके सामने आगे के प्रश्न जो कि अपन बिंदास तरीके से करते हैं फौजी भाइयों, उड़ा देना। ये कह रहा है 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब तुम्हें पता है कि 1 से 32 संख्या, 1 से 32 तक संख्या दी है और उनमें सम और विषम बताए। तो मैंने कहा 2 का भाग दे दो अब 32 में। तो जैसे ही आपने 2 का भाग 32 में दिया तो आपने कहा 16 बार गया। तो इसका मतलब हम पता चल गया 16 सम है और 16 क्या है विषम। 16 16 32 होता है, तो आधी सम है और आधी विषम है। तो विषम संख्याओं का योग विषम का योग क्या सूत्र क्या बताया था हमने, विषम का योग का सूत्र बताया था मैंने n²। n का मान कितना है 16, तो 16 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर का मतलब होता है जिसका 2 बार क्या गुणा, 2 बार करेंगे 256। और इसको वर्ग भी कहते हैं, तो वर्ग भी इसका क्या होता है 256। तुम डायरेक्ट वर्ग भी लिख सकते हो ना, 16 16 गुणा कराओगे तो भी 256 आएगा। अब ये 2 3 सवाल हैं जी होते श्रृंखला, किसके होते श्रृंखला के जी पूछे जाते क्रम।